हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम अर्नशॉस थ्योरम, लैप्लास इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले हम अर्नशॉस थ्योरम समझ लेते हैं कि ये क्या है और इस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है, एंड देन हम उसी एप्लीकेशन के थ्रू लैप्लास इक्वेशन पे बढ़ेंगे। सो अर्नशॉस थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है, अगर एक सिंगल पॉइंट है या सिंगल पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट पर, तो वो चार्ज कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 चार्जेस हैं, ठीक है। फिर मैं इसकी स्टेटमेंट भी लिखवा दूंगा। आपके पास क्या है, 4 चार्जेस हैं। एक चार्ज ये हो गया Q1, एक चार्ज ये हो गया Q2, ये चार्ज हो गया Q3 और एक चार्ज ये हो गया Q4, ठीक है। अब मान लीजिए सारे चार्ज अभी पॉजिटिवली चार्ज हैं। एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने यहाँ पर, और इस पॉइंट पर मैंने एक छोटा सा चार्ज प्लेस कर दिया Q, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये जो चार्ज है ये सराउंडेड है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो भी फोर्स यहाँ पर लगेगा ये इसको इस तरफ की ओर धकेलेगा, ये इसको इस तरफ की ओर धकेलेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो भी इस चार्ज के थ्रू इस वाले चार्ज के पास जो भी फील्ड है वो बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर ले आया, तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है कि इसे दोबारा कोई एक ऐसा फोर्स आए जो इसको दोबारा इस पॉइंट पर ले आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है कि यहाँ अगर कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के थ्रू के अंदर है तो वो चार्ज कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकता, वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने स्क्वायर में देखा होगा, स्क्वायर में सेंटर पे जो फोर्स होता है वो 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम तो है। अगर आप कोई चार्ज वहाँ पुट करते हो तो नेट फोर्स तो 0 आएगा, बट वो इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल कभी नहीं हो सकता। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से भी आपको एक बार समझाऊं, तो अगर हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, और मैं इस पॉइंट तक ले आता हूं, दूसरे Q पॉइंट तक, P पॉइंट से Q पॉइंट तक, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पर अगर दोबारा लाना चाहता हूं P पॉइंट पर, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अल्टीमेटली वही बात होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स उधर होना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसको इस तरफ की ओर खींचे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई चार्ज होना चाहिए जो इसे इस तरफ की ओर खींचे। अल्टीमेटली गॉस लॉ को हम डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम होगा, तो अगर मैं यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस बनाता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए हमेशा आउटवर्ड की तरफ होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई एक दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस पॉइंट पर चार्ज जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पॉइंट चार्ज Q placed in static field of a force to have a position of stable equilibrium। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, यानी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक पॉइंट चार्ज अगर स्टैटिक फील्ड में है किसी फोर्स के, तो उसके पास एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ भी तो करना है ना हमें कि ये कैसे होगा। अल्टीमेटली इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो दोबारा वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसको मैथमेटिकली तरीके से हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ हम कर लेते हैं अब इसका, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैथमेटिकल थ्योरम है। मान लीजिए कि जो मैंने पॉइंट माना है, इस P पॉइंट को, वो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x0, y0 और z0, ठीक है।
फॉर अ पॉइंट चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, हमें पता है कि जो फोर्स होना चाहिए इस पॉइंट पर वो तो 0 होना चाहिए, और ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। ये क्या कंडीशन है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आए हैं। अब कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? अगर हम मैथमेटिकली तरीके से बात करें तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो आपका डाइवर्जेंस होना चाहिए इस फोर्स का एट दैट पॉइंट वो हमेशा नेगेटिव हो। यही तो है, यदि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अब अल्टीमेटली अगर मैं ये मान लूँ कि अगर एक फोर्स है, उस फोर्स को एक स्केलर फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपका जो ये फोर्स है ये मैंने मान लिया कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन है। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन है, ये मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, वेयर साई इज सम स्केलर फंक्शन या स्केलर पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, आप बेसिक्स पढ़ चुके होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल होता है, नेगेटिव ग्रेड ऑफ पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंसीडर किया है वो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फाई अगर वही v है, अगर फाई जो है यही हमारा अगर v है, तो उसे ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ, और देखिए इस इक्वेशन से, देखिए इस इक्वेशन में मैंने f को क्या माना है, दिस, तो यानी कि ग्रेड ऑफ साई जो हो गया वो 0 हो गया। इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ग्रेड ऑफ साई मस्ट बी 0 फ्रॉम द इक्वेशन 1, एंड जो लैप्लासियन ऑफ साई है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन 4, ये किस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से। अगर यहाँ पर अगर देखिए यहाँ मैं पुट करता हूँ ये नेगेटिव, इसमें पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दो कंडीशन हो गई। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है कि फॉर अ चार्ज फ्री रीजन, अगर कोई चार्ज नहीं है तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, और कर्ल ऑफ ई तो हमेशा ही 0 होता है क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। दोनों ही चीज़ें प्रूव होती हैं, दोनों ही चीज़ें बहुत ही सिंपल हमें पता होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे और इससे अगर हम देखें तो जो लैप्लासियन ऑफ दिस पोटेंशियल, जो हमारा जनरल पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन उसे क्या होना चाहिए था, उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था। अगर हम बोल रहे हैं कि लैप्लासियन ऑफ v 0 है, हमेशा हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं उसका लैप्लासियन 0 है अगर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन उसे कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना था मैथमेटिकली, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था। यानी ऐसा कोई पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है जो हमने यहाँ साई कंसिडर किया था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई कर सके। अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब हो गया कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डज नॉट satisfy the condition in इक्वेशन 4। ठीक है, ऐसा ही तो हो रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है और उस पोटेंशियल के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए। सो अल्टीमेटली वो प्रूव हो गया कि चार्ज जो होगा वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, स्टेबल पे नहीं रह सकता। तो ये पूरा जो स्टोरी है ये अर्नशॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। अब हम आपको इससे एक और चीज़ समझाते हैं कि किस तरह से अगर ये कंडीशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ये जो हमारी जो फाइनल इक्वेशन ये जो मैंने यहाँ लिखी है कि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि देर इज़ नो मिनिमा और मैक्सिमा पॉसिबल विद इन द रीजन। ठीक है, देखिए सो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी। इस फिगर की जो इक्वेशन है ये बहुत बेसिक इक्वेशन होती है। अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो इक्वेशन है, मान लूँ क्या ये होती है a/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। आप प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो आप जियोजेब्रा हो या डेस्मोस पे तो नहीं कर सकते 3D, तो आप जियोजेब्रा डाउनलोड करिए, उसमें आप प्लॉट कर सकते हैं। इस फंक्शन को इनपुट डालिए, एक ही वैल्यू चेंज कराते रहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसका डेल स्क्वायर निकालता हूँ। सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा a/2
2xi कैप प्लस 2yj कैप। फिर मैं इसका निकालूंगा डाइवर्जेंस, उससे मुझे क्या पता चलता जाएगा, डेल स्क्वायर फाई पता चल जाएगा। तो जब मैं इसका निकालूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4a/2 आ जाएगा। ये बेसिकली मैं इसे यहाँ पर a/4 मान लेता हूँ, ठीक है, a/4 होगा। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो a आ जाएगा। आप देखिए कि डेल स्क्वायर फाई जो है वो a आ रहा है, और अगर मैं फाई मतलब मैं पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट करूँ, v से रिप्रेजेंट करूँ, कोई मतलब कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल स्क्वायर फाई मेरा 0 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर अगर मैं ये फंक्शन कंसिडर करता हूँ तो डेल स्क्वायर फाई मेरा 0 नहीं आ रहा है, और इसका प्लॉट जो है वो ऐसा है। तो अगर डेल स्क्वायर फाई 0 नहीं आ रहा है तो क्लियर सी बात है कि देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्लॉट में कि यहाँ पर कुछ मिनिमा पॉइंट है, वो बेसिकली 0,0 है। 0,0 पे आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर ये जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू मिनिमा आ रही है, और जनरली वो 0 है 0,0 पे, ठीक है। उस केस में चार्ज पार्टिकल जो होगा वो उस तरफ की ओर मूव कर सकता है, इजीली कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल मिनिमा हो चुका है। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसको आप समझिए। यानी कि यहाँ पर लैप्लासियन नहीं, यहाँ पर आपने अगर एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, उसे हम बोलते हैं पॉइसनियन इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये कुछ इसी तरह से इक्वेशन है। यहाँ पर हमारा डेल स्क्वायर फाई जो है वो राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रहा है, तो ये पॉइसन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्टीमेटली वहाँ पर चार्ज पॉसिबल है, और ये जो है यहाँ पर कोई पोटेंशियल जो है वो मिनिमम हो चुका है और चार्ज उस तरफ की ओर मूव कर सकता है। लेकिन अगर लैप्लासियन हो रहा है, यानी और कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर अल्टीमेटली क्या प्रूव होगा कि चार्ज है वहाँ पर, क्योंकि हमारा 0 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमारा 0 आ रहा है तो वहाँ और भी कोई सराउंडिंग में चार्ज नहीं है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, और इसकी जो इक्वेशन होती है, इस फिगर की जो चिप्स टाइप की जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, a/4 x² माइनस y²। आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं उसी ऐप पे। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसका डेल स्क्वायर फाई निकालते हैं। जब आप डेल स्क्वायर फाई निकालेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ये तो क्लियर सी बात है कि आप यहीं से कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ 2xi माइनस 2i हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमें लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्टीमेटली वहाँ पर कोई चार्ज का रीज़न नहीं है, कहाँ पर 0,0 पर। तो अगर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो ना वहाँ पर मैक्सिमा पॉसिबल है ना मिनिमा पॉसिबल है। और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, जो इस प्लॉट जो मैंने इसका बनाया है, यहाँ पर अगर आप देखें एक साइड से, तो आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो मिनिमा होगा, देख सकते हैं ना आप। इधर से जब आप आएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमा हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जब आप इधर से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, उधर पीछे की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इस पॉइंट पर 0,0 पर आते हुए मैक्सिमम हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिनिमम भी हो रही है। यानी कि इस पॉइंट पर देयर इज़ नो मिनिमा और नो मैक्सिमा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं, अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड वर्ड से हम इसको लिखते हैं, इसको बोला जाता है सैडल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ नो एक्सट्रीमम, मतलब वहाँ पर कुछ पॉसिबल नहीं है, और अल्टीमेटली चार्ज जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अर्नशॉस थ्योरम क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं रीजन पे जहाँ पर लैप्लासियन प्रूव हो रहा है और कोई चार्ज का कोई सोर्स नहीं है, तो चार्ज अगर आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज उस फील्ड में रखते हो तो वो चार्ज हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, स्टेबल में नहीं रह सकता। ठीक है, ये इस अर्नशॉस थ्योरम का मतलब था, और लैप्लासियन इक्वेशन भी अल्टीमेटली अर्नशॉस थ्योरम को ही प्रूव करने के लिए है। ठीक है, अब लैप्लासियन का मतलब क्या है और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों यूज़ करते हैं, और इसका और क्या एप्लीकेशन है, और आपके एग्जामिनेशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैंने ऑलरेडी जो उसकी एप्लीकेशन है लैप्लासियन की, जो जैम के और जेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दी थी। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि दो इक्वेशंस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक है आपके पास पॉइसन इक्वेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइसन्स इक्वेशन। और एक है आपके पास लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन लैप्लासियन इक्वेशन भी या लैप्लास इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है हमें कि इफ़ देयर इज़ नो चार्ज इन द रीजन, तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी है कुछ है ही नहीं, तो वो बेसिकली लैप्लास में ही हो जाता है।
जो इसके सोल्यूशंस होंगे ना वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो इसके सोल्यूशंस होंगे उन्हें हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं हम उनको? हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोनिक फंक्शंस क्या है, मैं आपको इसका छोटा सा मतलब बता देता हूँ जल्दी से। तो हार्मोनिक फंक्शन की जो मतलब है, इसका मेन मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, v ऑफ x मान लेते हैं, तो इस v ऑफ x की जो वैल्यू होगी ना वो एवरेज होगी बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स। ठीक है, यानी v ऑफ x इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ v ऑफ x प्लस a प्लस v ऑफ x माइनस a फॉर एनी a। सो ये हार्मोनिक फंक्शन का मतलब होता है। अब अगर मैं इसका सिंपलेस्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं लैप्लासियन, ज़्यादातर आपके पास वही प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें लैप्लासियन के साथ आपको डील करना पड़ रहा होगा, तो लैप्लासियन पे हम ज़्यादा जोर देंगे। अल्टीमेटली अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप उसको गॉस लॉ से भी कर सकते हो, गॉस लॉ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और कुछ कॉम्प्लेक्स अजीब सिमेट्री है, सिमेट्री भी अवेलेबल होती है तो आप गॉस लॉ से कर सकते हो, लेकिन सिमेट्री भी अजीब सी अनसिमेट्रिकल टाइप, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि ये कुछ ऐसा फिगर दे देता है, बोलता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है, बताइए अंदर किस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। यू कैन नॉट सॉल्व बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ, तब आपको लैप्लासियन यूज ही करना पड़ेगा। और लैप्लासियन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट मैं ले लेता हूँ कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में जो लैप्लासियन का मतलब होता है वो होता है डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन कराई हुई है। जो उसका फाइनल एक्सप्रेशन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने फिर 2-4 प्रॉब्लम्स भी कराए हुए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं करूँगा, ठीक है, और जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे सिंपलेस्ट केस हम ले लेते हैं कि 1D वाला केस ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ जो होगी ये बराबर होगी 0 के। तो जो डी फाई बाई ओवर डी एक्स होगा ये बराबर होगा कुछ कांस्टेंट के, और अगेन अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो जो फाई आएगा मेरे पास वो ए एक्स प्लस बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फाई अगर मैं सिंपलेस्ट 1D में ले लेता हूं तो दो कांस्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। अब ये दो कांस्टेंट्स किस चीज़ से डिफाइंड होंगी? ये कांस्टेंट्स, क्योंकि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वो अल्टीमेटली बाउंड्री कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अगर जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे आपको उतने ही बाउंड्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सको एंड देन ये पता लगा सको कि वो फाई किस तरीके से उस वेरिएबल के लिए चेंज हो रही है। ठीक है, तो दो बाउंड्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, दो बाउंड्री कंडीशंस। जैसे सबसे सिंपलेस्ट मैं लेता हूँ कि मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 0 पे फाई आपके पास 1 है, तो यहाँ पर हो गया आपके पास b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और फिर दूसरा हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे फाई आपका 0 हो गया, फाई 0 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, b तो आपके पास 1 ही था, तो a इज इक्वल टू -1 आ गया। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू -x प्लस बी। ये है कुछ ऐसा। जब आप इसका प्लॉट करेंगे, यानी कि जब आप इसका छोटा सा प्लॉट बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो अल्टीमेटली जो इसका मैक्सिमा और मिनिमा है वो कहाँ पर है। अच्छा एक सेकंड में इसको अच्छे से बना देता हूँ। अगर मैं इसका एक प्लॉट बना दूँ ऐसे, ये तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमा और मिनिमा है वो अल्टीमेटली सबसे बाउंड्री पर डिपेंड कर रहा है। इंटरमीडिएट अंडर कहीं मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। तो अगर आपका लैप्लासियन सेटिस्फाई हो रहा है उस फंक्शन के लिए तो आपके पास जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो वैल्यू होगी वो उसके बाउंड्री सरफेस पर होगी, उसके इंटरमीडिएट रीजन में नहीं होगा। मेन पॉइंट यही है लैप्लासियन का, और मेन मकसद ही यही है लैप्लासियन को यूज़ करने का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो यूज़ करते हैं मेन मतलब यही है कि हमें क्या होता है, हमें लैप्लासियन से सॉल्व करके पोटेंशियल फाइंड करना होता है। देखिए क्या मतलब है, अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर लूँगा तो मुझे फील्ड पता चल जाएगी, फील्ड पता चल जाएगी तो विद इन करंट जे पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्वांटिटीज, फिर फोर्स पता चल जाएगा। तो एक तरीका है कि सबसे ईजीएस्ट वे कि हम पोटेंशियल फाइंड कर लें, देन उससे फील्ड फाइंड करें, देन उससे हम जे फाइंड करें। ये सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ हमें ले जाती हैं। तो इस लैप्लासियन इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है डिफरेंट केसेस के लिए। हाँ एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे पूरा 3D में सॉल्व करना है, मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जैसे क्यूब दे दिया जाए, मेरे को एक क्यूब दे दिया है और क्यूब के जो है बाउंड्री पे कंडीशंस लगा दी हैं हमने,
तो क्या होगा कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये तीनों ही डायरेक्शंस में हो रहे हैं तो यानी मुझे यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, जैम में नहीं है ना ही जेस्ट में है। जितना सफिशिएंट है आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए, कोई सा भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि टाइम कांस्टेंट ज़्यादा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताऊँगा, और फिर हम न्यूमन और कॉची वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको डिरिचलेट कंडीशंस की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट बाउंड्री कंडीशंस करने, फिर हम ग्रिफिथ से इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर 3 to 4 प्रॉब्लम्स करेंगे, देन हमारा ये ख़त्म हो जाएगा लैप्लासियन और बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड टॉपिक। फिर हम इमेज मेथड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वेव्स एंड ऑसिलेशंस के ऊपर होगा, कंप्लीट एनालिसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स और पास्ट ईयर्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीज़ बची रह गई नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कवर करेंगे। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।